नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कहा जाता है राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो कोई भी संभावनाएं तब तक नहीं मरती जब तक कि वो खेल खत्म नहीं होता है। और बिहार का चुनावी राजनीति का इतिहास तो इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है कि हर चुनाव के अंतिम चरण में कोई ना कोई खेल अवश्य होता है और ये खेल हर गठबंधन में होता है। अगर उदाहरण के लिए समझे तो 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। महागठबंधन से अंतिम समय में मुकेश सहनी छोड़कर चले आते हैं और चिराग पासवान जनता दल के खिलाफ एक ही गठबंधन में रहते हुए प्रधानमंत्री का हनुमान भी बनते हैं और दूसरी तरफ जनता दल के सभी यूनाइटेड के सभी उम्मीदवारों को हराने के लिए व्यूह रचना भी रचते हैं। तो इसीलिए बिहार की राजनीति संभावनाओं का खेल है, नंबर एक। नंबर टू, वर्तमान में जो संभावना जिन बातों की तरफ इशारा कर रही है 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए हैं जिस पर आज हम ये विमर्श करने जा रहे हैं कि क्या संभावना बन रही है। जिस प्रकार का लक्षण दिख रहा है, क्या ऐसी कोई संभावना दिख रही है कि बिहार में कोई मजबूत तीसरा मोर्चा खड़ा हो और उस तीसरे मोर्चे का जड़ आधार प्रशांत किशोर बने और उसका चेहरा चिराग पासवान बने और साथ ही इसमें और कुछ दल के आने की भी संभावना बन रही है क्या? तो इन संभावनाओं को आज हम टटोलने का प्रयास करते हैं, कुछ तथ्यों के माध्यम से और कुछ तर्कों के माध्यम से। मित्रों, एक बात याद रखिए, 1990 वह वर्ष था जिसमें कई परिवर्तन हुए देश की राजनीति में और विशेषकर बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा। बिहार की राजनीति प्रभावित हुई दो चीजों से, एक तो मंडल की राजनीति से और दूसरा मंदिर की राजनीति से। मंडल और मंदिर की राजनीति के बाद अंतर, ये सबसे बड़ा अंतर यह आया कि 1990 से पहले बिहार की राजनीति में विचारधारा प्राथमिकता होता था। लोग पहचाने जाते थे कि फलाना व्यक्ति समाजवादी नेता है, कोई पहचाना जाता था कि ये जनसंघी है, कोई ये जाना जाता था कि ये मजदूरों का नेता है, ये आप कह सकते हैं सहकारिता क्षेत्र का नेता है। मजदूर नेता बिंदेश्वरी दुबे बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। और समाजवाद ऐसा बिहार का कि जॉर्ज फर्नांडिस एक ईसाई बिहार से लगातार चुनाव जीतते रहे। मधुलिबे भी है जिनका कि कोई बिहार में कोई जातिगत आधार नहीं था, फिर भी बिहार से चुनाव जीतते रहे। क्या आज आप ये कल्पना कर सकते हैं कि बगैर किसी जातिगत समीकरण के कोई व्यक्ति बिहार में चुनाव जीत सके? 90 के बाद केवल एक व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम रहा और वो नाम था जॉर्ज फर्नांडिस का। हाँ, 1991 में बिहार से बाहर चंद्रशेखर भी एक चुनाव जीते थे। खैर, वो एक अपवाद था। अपवाद इसलिए मैं बताऊं कि बिहार का महाराजगंज, बगल का बलिया, पड़ोसी और जातिगत समीकरण वहां भी बहुत काम किया था। राम बहादुर सिंह जो समाजवादी जनता दल के सांसद थे, उन्होंने अपनी सीट चंद्रशेखर के लिए खाली की थी। खैर, तो अपवाद जॉर्ज फर्नांडिस रहे, इसलिए रहे कि जॉर्ज फर्नांडिस को जिताने का ठीका जो है नीतीश कुमार के माथे था। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को जिताने की जिम्मेवारी ली थी। तो नीतीश कुमार के साथ जो जातिगत समीकरण था, वही समीकरण जब नीतीश कुमार को लगा कि मुजफ्फरपुर में वो समीकरण धोखा दे सकता है, तो याद कीजिए नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर से जॉर्ज साहब को नालंदा लेकर चले जाते हैं, केवल इसलिए कि मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार का जाति समीकरण जो है थोड़ा कमजोर रहता है, नालंदा में तो मजबूत किला है, अभेद्य किला है नीतीश कुमार का। इसीलिए जॉर्ज साहब को भी मुजफ्फरपुर छोड़कर नालंदा चले जाना पड़ता है। तो मैंने जैसा बताया आपको कि 90 से पहले हर राजनीतिक व्यक्ति अपनी विचारधारा से पहचाना जाता था कि ये फलाना कांग्रेसी है, फलाना जनसंघी है, फलाना वामपंथी है। लेकिन 90 के बाद आपको आश्चर्य लगेगा, कई वामपंथियों ने भी, कई भाजपाइयों ने भी स्थानीय जातिगत समीकरण के मद्देनजर दल बदल लिया। कई कम्युनिस्ट विधायक
लालू यादव की पार्टी में शामिल हो गए। कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक या पूर्व विधायक इसलिए वो लालू यादव के साथ चले गए क्योंकि वो जिस सामाजिक समूह से आते थे उस सामाजिक समूह के लिए चुनाव जीतने के लिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी से ही चुनाव जीत सकते थे, अन्यथा जीतना मुश्किल होता। ये परिस्थिति बिहार में बनी और वो परिस्थिति आज तक कायम है। आज यहां तक कहा जा सकता है कि आज तो वो ज्यादा बढ़ी है। आज हर नेता के पास हर एक पार्टी है और हर पार्टी और हर नेता के पास उसकी एक जाति है। तो बात अगर इस आधार पे करें तो कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और जब 2-3 राजनीतिक समूह एक दूसरे से तालमेल करता है तो इसलिए तालमेल करता है कि दोनों सब एक दूसरे के पूरक हो सके। नीतीश कुमार तब लालू प्रसाद यादव को बिहार से उखाड़ फेंकने में 2005 में कामयाब रहे जब नीतीश कुमार ने लगातार बीजेपी के साथ 10 वर्ष तक बिहार में संघर्ष किया। बीजेपी को 2015 में नीतीश कुमार तब विधानसभा चुनाव में हराने में कामयाब हुए जब नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता के पराकाष्ठा पर थे। फिर भी नीतीश कुमार को 2015 में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल से तालमेल करना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान जिस तरह से बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं एनडीए के अंदर, लगातार नीतीश कुमार की जिद है कि 20-25 सीट से अधिक चिराग पासवान को नहीं मिलना चाहिए। डर है नीतीश कुमार को कि कहीं चुनाव जीतने के बाद चिराग पासवान कोई खेल ना कर दे और चिराग पासवान के बहाने कहीं बीजेपी ना भी कोई खेल कर दे, क्योंकि चिराग पासवान खुद को हनुमान कहते हैं। और एक बात तो तय है मित्रों, याद रखिए, सत्ता का भी वोट होता है। मतलब नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री है तब तक नीतीश कुमार के बदले कोई भी होंगे तो 5% अतिरिक्त वोट होता है उसके पास। तो यदि नीतीश कुमार एक बार कोई दूसरे व्यक्ति ने शपथ ले लिया, बिहार में मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर नीतीश कुमार का 5% वोट घट जाएगा। आज यदि 10% मानते हैं तो वो 5% पर आ जाएगा। चिराग पासवान के साथ यदि आप 6% देखते हैं वोट तो वो 11% हो जाएगा। यह सत्ता का स्वाभाविक चरित्र होता है। तो चिराग पासवान को यदि बिहारी फर्स्ट करना है तो निश्चित है कि 25 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कभी बिहारी फर्स्ट नहीं होगा, कभी बिहार में मुख्यमंत्री तो सवाल ही नहीं उठता है बनने का। यहां तक कि यह भी संभव है कि यदि मान लीजिए अगर चिराग पासवान को 20-22 सीट मिली, बहुत अच्छी स्थिति रही, 15 एमएलए जीत गए उनके चिराग पासवान के। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन 15 में से 10 को तोड़ने में सक्षम नहीं है क्या? वर्तमान जो बिहार की राजनीति है उसमें जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा, 2 महीना सरकार चला लेगा, 20 विधायकों वाली पार्टी तक को किसी भी क्षण तोड़ने की स्थिति में होगा। वो चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी ही क्यों ना हो, चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी ही क्यों ना हो। इतिहास गवाह है, ज्यादा दिन दूर मत जाइए। चिराग पासवान के एक विधायक जीत कर आए थे, कहां चले गए? तुरंत जनता दल यूनाइटेड में चले गए। बसपा के एक एमएलए जीत कर आए थे, जमा खान, क्या नाम है, जमा खान, तुरंत आ गए नीतीश कुमार के साथ। तो ये कोई पहली बार हुई है, ऐसा नहीं है। वर्ष 2000 से लेकर अब तक जितने भी बसपा के एमएलए जीतते रहे, जीत कर आए, बिहार में जिसकी सरकार बनी उसके साथ चले गए। मुकेश सहनी के विधायकों का क्या हुआ? 4 विधायक जीत कर आए थे बीजेपी, मुकेश सहनी के नाव छाप पर क्या हुआ? बिहार में आकर जीत कर आने के बाद सब चले गए बीजेपी में। तो इसीलिए ये भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कभी भी। और नीतीश कुमार कितने घाघ है इस मामले में। नीतीश कुमार ने राजद को भी तोड़ा है, पता है आपको। जब राजद मात्र 22 एमएलए थे राजद के,
तब भी उसमें से भी 10 विधायकों को नीतीश कुमार ने तोड़ा था। बीजेपी को तोड़ा था नीतीश कुमार ने, जब नीतीश कुमार 2013 में बीजेपी से अलग हुए थे। तो बीजेपी के 10 विधायकों को इस्तीफा दिलाकर एमएलसी बनवा दिया था नीतीश कुमार ने, अपना बहुमत पूरा करने के लिए। पता है 2013 में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए तो नीतीश कुमार के पास बहुमत था नहीं, तो नीतीश कुमार ने एक साथ राष्ट्रीय जनता दल को भी तोड़ा था और बीजेपी को भी तोड़ा था। बीजेपी के 10 विधायकों को इस्तीफा दिलाकर विधानसभा से विधान पार्षद बना दिया था। आरजेडी के भी एमएलए को के साथ यही काम किया था नीतीश कुमार ने। विजय कुमार मिश्रा, उसके बाद राणा गंगेश्वर सिंह, ये सब बीजेपी के विधायक थे। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे राम लखन, राम रमन, ये सब राजद के एमएलए थे जिन लोगों को तोड़ा था नीतीश कुमार ने। तो जो सत्ता में रहेगा, आने के बाद यदि आप सत्ता में नहीं है तो आपकी पार्टी को तोड़ेगा। चिराग पासवान की पार्टी भी टूटेगी, मुकेश सहनी की पार्टी टूटेगी, भ्रम में मत रहिए, नहीं टूटेगा। और ये बात चिराग पासवान को पता है, इसीलिए नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर सकते चिराग पासवान। अगर चिराग पासवान को एक शक्ति बनना है, राजनीतिक शक्ति बनना है, कम से कम 40 से 45 सीट लड़ना होगा, जिससे कि कम से कम किसी को भी तोड़ने के लिए 30 विधायकों को इकट्ठा करना पड़े, 2/3। और ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो उपाय क्या है? तो चिराग पासवान के पास, अगर वो उनके मन के अंदर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान बिहार का सीएम, ऐसा कुछ है, तो कम से कम 40 से 45 सीटें लड़नी होगी। वरना 20-25 लड़ेंगे, 15 जीतेंगे। मैंने बताया पार्टी टूट जाएगी 2 महीने के अंदर। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, पार्टी टूटना तय। सेम स्थिति होगी मुकेश सहनी की, गारंटेड है। लिख के रख लीजिए, आज दिसंबर जनवरी में हम लोग बात कर सकते हैं इस मुद्दे पर दोबारा। वहीं प्रशांत किशोर को क्यों जरूरत है चिराग पासवान की, मैं खुल के मैंने बताया, विचारधारा की राजनीति बिहार में नहीं है, केवल जाति की राजनीति है। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति ऐसी है जिसमें प्रशांत किशोर के चेहरे पर प्रशांत किशोर की पार्टी को, प्रशांत किशोर ने स्वयं कहा है, या तो आर होगा या तो पार होगा। मतलब इस बात का एहसास प्रशांत किशोर को भी है। मित्रों, आज जो दर्शक प्रशांत किशोर के समर्थक मुझे सुन रहे होंगे, शायद उनको कष्ट हो रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आप सच्चाई को बदल नहीं सकते। प्रशांत किशोर को भी इस बात का एहसास है। क्या कहते हैं प्रशांत किशोर कि या तो आर होगा मेरा या तो पार होगा। मतलब क्या है? या तो हम 10 सीट भी नहीं जीत पाएंगे या तो बहुमत में आएंगे। क्या है मतलब? क्या है इसका? इसका मतलब साफ है, प्रशांत किशोर की पार्टी को एक चेहरा चाहिए। और इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि बिहार की राजनीति में वर्तमान परिस्थिति ऐसी है जब बिहार में आम मतदाता 2 चेहरों के अलावा तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है, न तो नीतीश न तेजस्वी, इसके अलावे तीसरा कोई विकल्प बिहार के मतदाता ढूंढ रहे हैं। और जब बात ढूंढने की आ रही है तो मैंने कहा माइनस प्रशांत किशोर, चिराग पासवान सबसे आगे है। तो यदि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का तालमेल होता है तो बिहार में तीसरे विकल्प की तरफ बिहार बढ़ सकता है। पूरी संभावना है इसकी। कौन जानता है कि यदि ऐसा कुछ आकार लेता है, किसने देखा है वो दिन कि मुकेश सहनी ना आ जाए इन लोगों के साथ? हो सकता है मुकेश सहनी आ जाए, यह भी संभव है कि कांग्रेस पार्टी भी आ जाए। किसने देखा है? आपको पता है इस पार्टी गठित करने से पहले प्रशांत किशोर लगातार साल भर तक कांग्रेस के संपर्क में रहे हैं। कांग्रेस के लिए कई बार रणनीतिकार की भूमिका निभाई है प्रशांत किशोर ने। और जिस प्रकार से बिहार में कांग्रेस पार्टी इन दिनों नया प्रयोग करने का प्रयास कर रही है, कौन जानता है। साथ ही मैं याद दिलाऊं,
राजेश राम जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछले सप्ताह क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव को आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी ने उनका नाम लिया, तो राजेश राम ने क्या जवाब दिया कि एनडीए वालों को कहिए ना चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। क्या संकेत है? राहुल गांधी ने जिस तरह से राजनीति को एक कांग्रेस पार्टी की भूमिका को बिहार में बदलने का प्रयास किया है, उस भूमिका में के केंद्र में कौन है? दलित राजनीति है। तो ये एक बड़ी संभावना है। अब देखिए, ये संभावना मैंने बताया, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह भी संभव है कि नोटिफिकेशन जारी होने से 2 दिन पहले कुछ खेल हो जाए। तो इस संभावना से कभी इनकार मत कीजिएगा। बहुत कुछ जितना पर्दे के सामने दिखता है, उससे ज्यादा राजनीति में पर्दे के पीछे खेल होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।